मार्शल पीक। C1 झाड़ू लगाने वाला नौकर। मैं 00044 ट्रू विथ स्क्रीन। एक नया दिन शुरू होता है और काई यांग जाग गई। उसने सफाई की और छोटे से कमरे के कोने में पड़ी झाड़ू लेकर बाहर चला गया। सामने के दरवाजे पर खड़े होकर वह थोड़ा खींचा। उसने भोर के आकाश में धूसर रंग के स्पर्श को देखा और गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह शांति के इस क्षण का आनंद ले रहा था, अपनी आंखें फिर से खोलने से पहले जमीन पर झाड़ू लगाने, गंदगी और पत्तियों को साफ करने के लिए। काले कपड़े पहने जो साधारण और साफ थे। बिना किसी कारण के वृद्ध कपड़ों का रंग यहाँ के युवाओं के अकेलेपन और अलगाव के वर्षों को उजागर करता है। कायांग की रीढ़ भाले की तरह सीधी थी और उनके चेहरे पर एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति थी। भले ही वह सबसे कम रैंक वाली नौकरी पूरी कर रहा था, उसकी हरकतें बहुत शांत थीं। उसने झाड़ू पर ज्यादा जोर नहीं डाला, उसका शरीर उतना हिलता भी नहीं था। केवल अपनी कलाई घुमाने से झाड़ू सहजता से हिल गई। जब उसका शरीर हिलता था तो जमीन पर धूल और कचरा जादुई रूप से उसके चारों ओर एक जगह जमा हो जाता था, जैसे वे एक जोड़ी फीट हो गए हों। मैं कायांग स्काई टॉवर के प्रायोगिक शिष्य थे। 3 के लिए उसने स्कूल में प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वह केवल तड़के शरीर के तीसरे चरण में ही पहुंचा था। फिर भी अन्य शिष्य जो उसी समय उसके साथ प्रवेश कर चुके थे, लंबे समय से उससे आगे निकल गए थे और उच्च स्तर पर पहुंच गए थे। वे सभी मुख्य भवन में प्रवेश करने, सम्मान देने और अपने भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम थे, जबकि वह केवल बाहरी अदालतों में अपनी अपर्याप्तता के बारे में विलाप कर सकता है। 3 साल में तीसरे चरण के स्वभाव वाले शरीर को बुरा या अच्छा नहीं कहा जा सकता है, लेकिन वास्तव में औसत दर्जे का। असहाय रूप से कायांग केवल बाहरी कोर्ट में ही बाहर निकलना जारी रख सका। खुद को सहारा देने के लिए कड़ी मेहनत करना और प्रशिक्षण में कड़ी मेहनत करना। स्काई टॉवर स्कूल एक बहुत ही अनोखा स्कूल है। यह विशिष्टता शिष्यों के बीच निर्मम प्रतिस्पर्धा के माध्यम से देखी जाती है। विद्यालय में बलवान राजाओं के समान होते हैं, जबकि कमजोरों का सफाया कर दिया जाता है। बलवान निर्बल को खाते हैं। स्काई टॉवर स्कूल में जंगल के कानून का सभी लोग सक्रिय रूप से पालन करते हैं। अन्य स्कूलों में आप स्कूल के अनुकूल प्रतिस्पर्धा, भाईचारे के बंधन और एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करने वाले लोगों के लिए सक्षम हो सकते हैं। लेकिन स्काई टॉवर स्कूल में आप केवल एक दूसरे का उपयोग करने और सत्ता में उठने के लिए झूठे बंधनों में सक्षम होंगे। एक दूसरे के शरीर पर कदम रखना ही एकमात्र रास्ता है। स्काई टॉवर की सख्त प्रणाली के तहत यह पूरे हान राजवंश में प्रसिद्ध है। हालांकि मैदान इतने बड़े नहीं थे, लेकिन उनके शिष्यों के क्रूर स्वभाव के कारण उनकी ताकत किसी से कम नहीं है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि प्रत्येक शिष्य का कौशल एक बाघ की तरह है और बाहर निकलते हुए सभी नदियों और झीलों में कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता है। हालांकि स्काई टावर स्कूल का एक नियम है, यानी 14 वर्षीय शिष्यों के लिए उनकी स्वीकृति के पहले 3 वर्षों को परीक्षण चरण माना जाता है। इन 3 वर्षों में सभी शिष्यों को भोजन, वस्त्र, आश्रय बाहरी दरबार द्वारा प्रदान किया जाता है। शिष्यों को केवल साधना पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि इन 3 वर्षों में आप अपने स्वभाव को तराश सकते हैं, तो आप अपने बड़ों का सम्मान करने और उनके छात्र बनने के लिए आंतरिक दरबार में प्रवेश करने में सक्षम हैं। बेशक आपको अपने आप में एक शिक्षक और अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अपने आप से सीखने और शिक्षक होने में बहुत बड़ा अंतर है। एक तरह से स्काई टॉवर के नियमों में कुछ लचीलापन और स्वतंत्रता है। उन 3 वर्षों में यदि आप सफल नहीं होते हैं, तो आप या तो स्कूल छोड़ सकते हैं या एक प्रयोगात्मक शिष्य को पदावनत कर सकते हैं। प्रायोगिक शिष्य है कायांग की वर्तमान स्थिति। वह स्काई टावर स्कूल के लिए भी शर्म की बात है। सामान्य शिष्यों की तुलना में उनका उपचार बहुत अलग होता है। प्रायोगिक शिष्यों को अपने भोजन, आश्रय, कपड़ों की व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि बाहरी अदालत अब इन कूड़ेदानों पर खेती के संसाधनों को बर्बाद नहीं करेगी। एक बार प्रयोगात्मक शिष्यों के लिए पदावनत होने के बाद आप मूल रूप से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। जब तक आप अपने साधना स्तर को तेजी से बढ़ाने का प्रबंधन नहीं करते, तभी स्कूल आपको सच्चा शिष्य बनने का प्रयास करने देगा। पूरे स्काई टॉवर में 3000 शिष्य होते हैं, जबकि प्रयोगात्मक शिष्य आप उन्हें अपनी 10 अंगुलियों पर गिन सकते हैं। कायांग को विश्वास है कि वह एक सच्चा शिष्य बन सकता है। प्रायोगिक शिष्यों के लिए जो स्काई टॉवर में जीवित रहना चाहते हैं, वे स्वर्ग तक पहुंचने की इच्छा के समान हैं। उदाहरण के लिए कायांग को लें। वह जिस वर्तमान झोपड़ी में रह रहा है, वह उसके द्वारा बनाई गई थी। एक समय में एक लॉग छोटी सी छत पर जो छेद हैं, उन्हें ठीक करने का भी उनके पास समय नहीं है। बारिश होने पर पानी ठीक से बाहर नहीं निकल पाता और कमरे में जमा हो जाता है। वह अपने कपड़े खुद खरीदता है, अपना भोजन वह खुद प्राप्त करता है, वह अपनी सभी जरूरतों के लिए खुद जिम्मेदार है। कायांग की छोटी सी झोपड़ी स्कूल के सबसे दूरस्थ और सबसे निर्जन स्थान पर है। आमतौर पर इस तरह के भयानक उपचार के साथ सहना मुश्किल होता है। यही कारण है कि स्कूल में इन शिष्यों की संख्या बहुत कम है। अधिकांश जो अपने टेम्पर्ड शरीर को तोड़ नहीं पाए, उन्होंने छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कायांग रुके रहे। पहले ही बाहर कर दिया गया है, कैसे ठीक है। कुछ महीने पहले जब उन्हें एक प्रयोगात्मक शिष्य बनाया गया था, कायांग ने खुद को प्रदान करने के लिए एक व्यापक नौकरी स्वीकार कर ली थी। अभी कायांग एक प्रयोगात्मक शिष्य और टावर के छोटे सफाई कर्मचारी दोनों थे। लेकिन सिर्फ झाड़ू लगाकर अपना गुजारा करना मुश्किल है। कई बार वह ठंडा या भूखा होता है। इस जीवन में उसने यह रास्ता चुना था। फिर भी उन्होंने पीछे हटने का ढोल नहीं बजाया, क्योंकि इस जीवन में उन्होंने इस शपथ को चुना था और इसे जारी रखना चाहिए। पुरुषों ने यही किया। कायांग में कठोरता थी। यदि आप ईंट की दीवार से नहीं टकराते हैं, तो पीछे मुड़कर न देखें। TLN चीनी मुहावरा, अपने निर्णय विचार योजना के साथ जारी रखने के लिए। उसके बहते ही आकाश धीरे धीरे चमकने लगा। पगडंडियों की सफाई, अंतरिक्ष से धूल झाड़ना। भले ही स्वीप करने में बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग नहीं किया गया था, लेकिन सुबह से बिना खाने पीने और लगातार चलते रहने से कायांग पसीने से लथपथ थी। इसका ताकत से कोई लेना देना नहीं था। उसकी काया बहुत खराब थी। 3 में से 2 बार वह भूखा था। उनके जैसे रहने वाले किसी के लिए भी उनकी काया अच्छी कैसे हो सकती है। धीरे धीरे स्काई टावर के शिष्यों ने उन्हें घेर लिया। ये चेले जल्दी उठे थे, खेती करने के लिए नहीं बल्कि उसे देखने के लिए। उन्हें कायांग में बहुत दिलचस्पी थी, उन्हें उत्सुकता से देखने के लिए, जैसे वे एक नग्न सुंदरता को देख रहे थे। रसदार मांस के डिब्बे जैसी मीठी सुगंध निकली। कायांग के आसपास एकत्र हुए उन टॉवर शिष्यों में हवा में तनावपूर्ण प्रतिस्पर्धी माहौल भी था। एक दूसरे की ओर गौर से देखने पर सभी एक दूसरे के प्रति मित्रवत नजर आ रहे थे। भीड़ में से किसी ने धीरे से कहा, इतने सारे लोग, यह थोड़ा अधिक है। यह वह क्षण था जब उन्होंने कहा, क्या आपको लगता है कि कोई भी इस रास्ते पर चल सकता है? कोई नहीं चाहता कि तुम रहो।
उस बयान ने बोलने वाले को शर्मिंदा कर दिया। सभी के लिए शरीर जानता था कि वे क्यों इकट्ठे हुए थे, वे सभी काई यांग को क्यों देख रहे थे, सभी उस क्षण के आने का इंतजार कर रहे थे। डेडलाइन आने ही वाली थी, अब छोड़कर जाना कोई अफसोस तो नहीं था। यदि आप धन हड़प सकते हैं, और आज यह एक फसल भी है। उसके आगे की हलचल काई यांग स्वाभाविक रूप से जानती थी, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति कभी नहीं बदली। वे हर 5 दिन, महीने में 6 बार परेड करेंगे। वह पहले से ही इसका अभ्यस्त हो चुका है, इसमें कोई उपद्रव करने की कोई बात नहीं है। उन्होंने यह भी देखा कि उनके सामने लोगों की संख्या कम हो गई थी, शायद वे सभी अभी तक नहीं पहुंचे थे। वाह, ये लोग महीने में 6 बार वहां आने के लिए वास्तव में परेशान हैं। क्या उनके पास करने के लिए बेहतर चीजें नहीं हैं? जैसे ही उसे बदनाम किया जा रहा था, उसने अपने बगल के लोगों से आंखें मूंद लीं और झाड़ू लगाने लगा। समय बीतने के साथ कायांग के आसपास के लोग धीरे धीरे बढ़ते गए। लगभग 30-40 लोग मौजूद थे। कायांग अचानक रुक गई और बीच सड़क पर बैठ गई। धीरे धीरे उन्होंने अपनी शारीरिक सहनशक्ति को बहाल करने के लिए सुबह सुबह हवा में सांस ली। इस आंदोलन में लोग उसके चारों ओर एकत्रित हो गए और कायांग को केंद्र में रखते हुए उसे घेर लिया। एक तनावपूर्ण माहौल ने हवा को भर दिया, ऐसा लग रहा था जैसे हवा अब नहीं बहती। किसी ने भी एक दूसरे को प्रसन्नता से नहीं देखा, लेकिन सभी ने कायांग को गौर से देखा। अगर लोग इस भीड़ को देखते तो उन्हें यह गलतफहमी हो जाती कि विशेषज्ञ बीच में है, या फिर इतने सारे लोग एक व्यक्ति को उस तरह से कैसे घेर सकते हैं। वास्तव में कायांग एक तड़के शरीर तीसरे चरण के साथ केवल एक प्रयोगात्मक शिष्य था। उपस्थित लोगों में से कोई भी उससे अधिक शक्तिशाली था। कायांग, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप आज्ञाकारी रूप से जमीन पर लेट क्यों नहीं जाते ताकि मैं आपको हरा सकूं और कुछ समय बचा सकूं। उसे इस तरह देखकर वे सचमुच तिरस्कार करने लगे। एक टेम्पर्ड बॉडी थर्ड स्टेज कितनी ऊर्जा बहाल कर सकती है। आप वैसे भी हारने वाले हैं, तो क्यों रुके। सुन कायांग, कृपया हमारे साथी शिष्यों की भावनाओं के बारे में भी सोचें। हम आप जैसे नहीं हैं, इस खेल के बाद हमें अभ्यास करने की जरूरत है। बयान कायांग को जल्दी से जमा करने देना था और उन्हें उसे पीटने देना था। अपनी आंतरिक ऊर्जा को बहाल करने का कार्य उनके लिए अपमानजनक है। हालांकि उन्होंने बुद्ध लाओ की तरह सिर्फ एक बहरा कान दिया। समय बीतता गया, अचानक मीनार की मधुर घंटियां बजने लगीं। यह कायांग और स्वयं के आसपास के सभी शिष्यों के कानों तक पहुंचा, शिष्यों को चौंका दिया। घंटियां 9 बार बजी और पूर्व से सूरज निकला। यह एक नया दिन था। धीरे धीरे उठते हुए कायांग को असहाय रूप से देखते हुए सभी की सांसें शांत हो गईं। उसने अपनी झाड़ू उठाई और अपने आसपास के लोगों को देखा। मुझे वरिष्ठ यांग चुने, एक व्यक्ति चिल्लाया। मैं हल्के से प्रहार करता हूं, मैं आपको कोई दर्द नहीं होने की गारंटी दे सकता हूं। बकवास, मुझे चुन लो, मैं दयालु होऊंगा। मैं इसे एक मुट्ठी में समाप्त कर दूंगा और मैं सभी का समय बर्बाद नहीं करने का वादा करता हूं। उद्धरण चिन्ह। मुझे उठाओ, मुझे उठाओ। यह बहुत कोलाहलपूर्ण था, ठीक उसी तरह जैसे किसी बाजार में विक्रेता अपनी उपज बेचने की कोशिश कर रहे थे और प्रतिस्पर्धा कर रहे थे कि किसकी उपज ताजा थी। कायांग, आप अपना प्रतिद्वंद्वी खुद चुन सकते हैं, किसी ने याद दिलाया। कायांग ने हंसते हुए कहा। उसने झट से अपनी झाड़ू उठा ली और उसे आकाश में फेंक दिया। दर्जनों जोड़ियों ने ऊपर देखा, उम्मीद से भरी हुई, प्रार्थना करते हुए झाड़ू के गिरने की प्रतीक्षा कर रही थी। मुझे चुनो, मुझे चुनो। समय धीमा लग रहा था। झाड़ू हवा में कई बार घुमाया और तुरंत एक तेज उछाल के साथ जमीन पर गिर गया, अब नहीं हिल रहा था। झाड़ू के सिर ने भीड़ में एक मोटे किशोर की ओर इशारा किया। एक खेदजनक आवाज, आक्रोश और इस्तीफे से भरी भीड़। लेकिन वह मोटा नौजवान जोर से हंसा और जोर से चिल्लाया, हे शिष्यों, इस भाई ने आज यह लड़ाई जीत ली है, लेकिन आशा है कि साथी शिष्य मुझे दोष नहीं देंगे। भाग्यशाली कमीने, एक ने ईर्ष्या से कहा। यह मुझे क्यों नहीं चुन सका, क्योंकि मैं हर 5 दिन 1 महीने के लिए आता हूँ। कायांग, आप यह जानबूझकर नहीं कर रहे हैं, है ना? इसका जिक्र मत करो, मैं पहले ही पूरे 3 महीने के लिए आ चुका हूँ और एक बार भी मुझे नहीं चुना गया था। भाई, तुम मुझसे भी ज्यादा दुखी हो। दुखी नहीं, एक अच्छा शो देखना। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, चुपके चुपके मन ही मन मुस्कुराते रहे। आंगन में अन्य लोग पहले ही तितर-बितर हो चुके थे, केवल कायांग और मोटे तौर पर किशोर एक दूसरे को देख रहे थे। प्रयोगात्मक शिष्य कायांग, शरीर के तीसरे चरण का स्वभाव। यांग काई ने अपने प्रतिद्वंद्वी से परिचय कराया। साधारण शिष्य झो डिंगजून, 5वां चरण टेम्पर्ड शरीर। मोटे किशोर ने परिचय दिया। स्काई टावर के शिष्यों को भी स्थान दिया गया। नीचे से ऊपर तक साधारण शिष्य, निम्न आधार वाले शिष्य, कुलीन शिष्य और मुख्य शिष्य हैं, 5 रैंक। झो डिंगजून ने कहा कि वह एक साधारण शिष्य था, इसका मतलब है कि उसे अभी अपना सम्मान देना बाकी है और उसका कोई गुरु नहीं है। यदि मंदबुद्धि शिष्य की सफलता में कोई गुरु होता, तो उनका दर्जा उन साधारण निम्न आधार शिष्यों से ऊंचा होता, और उन कुलीन शिष्यों को सबसे अच्छे निम्न आधार शिष्यों में से चुना गया था। मुख्य शिष्यों के लिए उन्हें स्काई टावर स्कूल की अगली पीढ़ी की आशा के रूप में माना जाता था और इस प्रकार तदनुसार खेती की जाती थी। विस्मयकारी शिष्य पदानुक्रम। हालांकि यह अनुचित लगता है, यह युवा पीढ़ी को प्रतिस्पर्धा की भयंकर भावना में उत्तेजित कर सकता है, जो क्रू टावर शासन की नींव है। यही मुख्य कारण है कि कायांग ने अनगिनत लोगों से लड़ाई लड़ी। स्काई टावर का एक और नियम, चैलेंज रूल। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय। संपर्क सेवा की शर्तें, साइड मैप। मैं मार्शल पीक, C2 दीवार को तोड़ना और पीछे मुड़कर न देखना। मैं स्कूल में एक नियम था, स्काई टावर के सभी शिष्यों को हर 5 दिनों में एक बार चुनौती देने की अनुमति थी। हालांकि वे अधिक से अधिक 3 स्तर अधिक हो सकते हैं, या उन्हें गिरावट की अनुमति दी गई थी। विजेता तब योगदान अंक हासिल करने में सक्षम होगा, जबकि हारने वाले के अंक काट लिए जाएंगे। कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को मेन गेट कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के रूप में भी जाना जाता है। स्काई टावर में योगदान अंक पैसे के बराबर हैं। यदि आपके पास पर्याप्त योगदान बिंदु हैं, तो आप मेन गेट लॉजिस्टिक्स विभाग से अपनी इच्छानुसार किसी भी चीज, धोखा, हथियारों के लिए उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। सोने और चांदी के लिए अंकों का आदान प्रदान भी किया जा सकता है, लेकिन आमतौर पर इन योगदानों को मुश्किल से जीता गया था और शिष्य आमतौर पर इसे बदलने के लिए अनिच्छुक थे। इन बिंदुओं को प्राप्त करने के कई अलग अलग तरीके भी थे। आप खजाने की खोज, कार्यों को पूरा करने आदि के माध्यम से उनका आदान प्रदान कर सकते हैं। योगदान अंक अर्जित करने का सबसे आम तरीका दूसरों को चुनौती देना था। युगल को अन्य शिष्यों के खिलाफ अपनी ताकत का परीक्षण करना था, और यदि वे जीत गए तो उन्होंने योगदान अंक अर्जित किए।
इसलिए सुबह सुबह और कायांग के आसपास बहुत से लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यह ऐसा था जैसे कोई पका हुआ खुरमा गिरने वाला हो। स्कूल में कायांग का नाम प्रसिद्ध माना जा सकता है, न केवल इसलिए कि उन्होंने एक परीक्षण शिष्य की पहचान की, बल्कि इसलिए भी कि वे अभी भी स्काई टेरेस में थे। साथ ही हर बार जब भी कोई उसे चुनौती देता तो वह हार जाता। कायांग को स्वाभाविक रूप से याद था कि यह क्या हंगामा था। आज आखिरी चुनौती से 5वां दिन है। जिन लोगों ने उन्हें पहले चुनौती नहीं दी थी वे अब कर सकते हैं। ईर्ष्या कौन नहीं करता है। यह मूल रूप से मुफ्त योगदान बिंदु थे। हालांकि प्राप्त अंक बड़े नहीं थे, फिर भी यह मोहक था। इस प्रकार अभी भी बहुत से लोग आए। स्थिति में कायांग ने 2 शब्द चिल्लाए, कृपया निर्देश दें। कहा जा रहा है किसी को भी पता था कि कायांग एक और पिटाई के लिए तैयार है। कायांग हमेशा हमला करने वाले पहले व्यक्ति थे। यहाँ तक अपने पतले शरीर के साथ वह हमेशा एक अद्भुत लड़ाई लड़ता था। जो डिंग जून के पास कदम रखता था, फिर छाती पर मुक्का मारता था। बाद में एक साधारण और सीधा हमला, फिर एक बाघ की मुट्ठी। उसके हमले जोरदार थे और ऐसा महसूस हुआ कि उसकी सारी ऊर्जा उसके हमलों में थी। स्कूल में सभी शिष्यों को शाओलिन फिस्ट सीखना था। यह मुट्ठी प्रसिद्ध थी, शिष्यों को आकार में रखने और उन्हें शुरू करने के लिए एक बुनियादी कदम। जो डिंग जून घबराया नहीं, क्योंकि वह अपने प्रतिद्वंद्वी से 2 स्तरों पर मजबूत था। अफसोस की बात है कि इस लड़ाई में कोई सस्पेंस नहीं था। कायांग की मुट्ठी आती हुई दिखाई दे रही थी और आसानी से उस मोटे शरीर से चकमा दे गई। अपने कपड़े चढ़ते हुए जो डिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर से मुक्का मारते हुए कायांग को आसानी से काउंटर किया गया और उनके सौर जाल में मारा गया। दर्द को दबाते हुए कायांग जल्दी से पीछे हट गया और जो डिंग की तीसरी हड़ताल से बच गया। इसने जो डिंग को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने नहीं सोचा था कि उसका तीसरा चरण भाई वास्तव में पर्याप्त तेजी से प्रतिक्रिया कर सकता है। इससे उनकी भविष्य की योजनाएं बाधित हुईं। लेकिन इस छोटी सी त्रुटि ने स्थिति को प्रभावित नहीं किया। जल्दी से सोचते हुए जो डिंग ने कायांग को अनजाने में पकड़ने के लिए मौके पर कदम रखा। मैं अनजान कायांग ने अचानक अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाया। छाया को तेजी से आते देख जो डिंग ने शाओलिन की मुट्ठी को मारते हुए अपनी अदम्य भावना को देखा। बकवास, वह दिल कूद गया। यद्यपि उसके पास उच्च साधना थी, वह कायांग के युद्ध के अनुभव से कमतर था। लेकिन क्या बात होगी, भले ही वह चकमा न दे सके, फिर भी वह डटकर मुकाबला करेगा। 2 हल्की हंसी सुनाई दी, फिर कायांग पीछे की ओर गिर गई, जबकि जो डिंग अभी भी खड़ा था। यदि उसका विरोधी उसके समान साधना में होता तो वह नीचे गिरने वाला होता। अन्य लोग मुट्ठियों को नहीं देख सकते थे, लेकिन उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। यह शिष्य बहुत तेज था, इसलिए दूसरे शब्दों में उसने पहले खुद को मारा फिर विरोधी को। लेकिन केवल उसकी मुट्ठी ही शक्तिशाली थी। यह शरीर और स्वास्थ्य सभी बहुत कमजोर, दुबले पतले हाथ पैर और शरीर थे। कुपोषण बहुत स्पष्ट था। इस प्रकार यह अंत हुआ। वरिष्ठ, तुमने मुझे जीतने दिया। इस लड़ाई ने जो डिंग जून के दिल में काफी कड़वा परिणाम छोड़ा। हालांकि वह जीत गया, लेकिन उसे ऐसा नहीं लगा कि वह जीत गया है। बगल में कई फुसफुसाते हुए सुना जा सकता था। इस व्यक्ति ने सोचा कि वह जीत गया। मैं हाँ, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि वह कायांग की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं जानता था और उसे चुनौती दी थी? उद्धरण चिन्ह। यह वास्तव में बहुत प्रफुल्लित करने वाला है। जो डिंग ने अपनी भौं को झुका लिया, क्योंकि वास्तव में कायांग की प्रतिष्ठा के बारे में नहीं पता था। उसने लोगों को उसके बारे में बात करते सुना था। इसलिए आज जब उन्होंने कई लोगों को भीड़ में देखा तो उन्होंने भी भाग लेने का फैसला किया और चुने जाने के लिए बहुत भाग्यशाली थे। क्या आप जीत नहीं पाए? उसकी अपनी मुट्ठी ने उसे उड़ने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार उसे एक सर्वोच्च नुकसान हुआ। गेट के नियमों के अनुसार वह पहले ही हार चुका था। फिर से इस विचार के बाद कायांग फिर से और बिना किसी झिझक के और भी अधिक तीव्र भावना के साथ उठ खड़ा हुआ। जवाब की प्रतीक्षा किए बिना कायांग ने आरोप लगाया। 3 फीट दूर उसने अपना पैर जो डिंग के पैरों की ओर घुमाया और उसे गिराने की कोशिश की। एक पैर चाबुक। स्कूल में शिष्यों ने विभिन्न मार्शल आर्ट की खेती की थी। फिर भी कायांग के आवेदन ने अपने साथियों से कहीं आगे निकल गए, भले ही वह कम तकनीक जानता था। तो आप यहाँ लेग व्हिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बिना किसी सूचना के कायांग फिर से उड़कर चली गई। 2 क्षेत्रों के अलावा शारीरिक फिटनेस के बीच का अंतर भी कायांग एक बार फिर हार गया। जो डिंग के पैर पर उसके हमले ने स्पष्ट रूप से उसकी अपनी हड्डियों को घायल कर दिया था, जिससे वह थोड़ा लड़खड़ा गया था। मैं फिर से उन्होंने दृढ़ निश्चय से भरे अपने दांत और आंखें मूंदते हुए कहा। पिंग, कायांग फिर से उड़ गया। फिर से पिंग, कायांग फिर से उड़ गया। उन लोगों के लिए जो अब और नहीं देख सकते थे, उन्होंने छोड़ दिया था, जबकि जो लोग अचंभित थे, कायांग इस आदमी में असली तप था। चाहे कितनी ही बार उसे पीटा जाए, वह बस उठ खड़ा होता है। वह इसे जाने नहीं देंगे। TLN, इसे जाने दो, इसे जाने दो। ओ क्षमा करें, ऐसा करना पड़ा। पी। इन शब्दों को सुनकर जो डिंग को असली कड़वा लगा। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसका विरोधी इतना पागल है। इसलिए कायांग को 7 या 8 बार और उड़ान भरते हुए भेजा गया। उसका चेहरा सूज गया था, आंखें काली थीं, चारों ओर लड़खड़ा रही थी और काफी जोर से सांस ले रही थी। लेकिन फिर भी वह डटे रहे और लड़ते रहे। अंत में जो डिंग ने कहा, क्या तुम पागल हो? तौलिया नीचे फेंक दो या तुम मर जाओगे। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय। संपर्क सेवा की शर्तें। साइट मैप मार्शल पीक। C3 147 हानियां। मैं मीनार के शिष्यों के आंतरिक संघर्षों में हर साल कई लोग मरते हैं। जो डिंग जून इस अडिग और साहसी भाई को देखकर मदद नहीं कर सकता था, लेकिन थोड़ा चिंतित महसूस कर रहा था। जब उसने ऐसा सोचा तो जो डिंग जून जानता था कि वह इस हद तक नहीं पहुंच सकता और उसे डर था कि उसे आत्मसमर्पण करना पड़ेगा। ठंडा रखोगे तो जलने से नहीं डरोगे। यह जीवन का तरीका है, हठपूर्वक अपने निर्णय का पालन करना। यह दृढ़ता है। कायांग के सॉरी फिगर के बावजूद उनकी आंखें अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जा रही थीं। जो डिंग जून जानता था कि अगर उसने अभी चीजों को नहीं सुलझाया तो कोई अंत नहीं होगा। यह सोचकर जो डिंग जून कायांग की गर्दन की हड्डी पर एक ताड़ के चाकू को मारने के लिए आगे बढ़ा। कायांग एक भव्य तरीके से तेजी से भाग निकले। तभी उसकी आंखों में बादल छा गए और वह लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं यह दृश्य देखकर 10 फुट ऊंचा एक शिष्य जो पेड़ की डाल पर बैठा था, उसने एक छोटी सी किताब निकाली। पेज को पलटते हुए उसने लिखा, परीक्षण शिष्य कायांग बनाम साधारण शिष्य जो डिंग जून जीत गया। TLN, प्रायोगिक शिष्य अब बनेंगे परीक्षण शिष्य। जो व्यक्ति पेड़ की टहनी पर था, उसकी एक सुंदर आकृति थी। वह स्पष्ट रूप से एक महिला थी।
उसके चेहरे पर बस इतना काला नकाब था, लोगों को उसका चेहरा नहीं देखने देता था। लेकिन उन नाजुक बाहों ने साबित कर दिया कि यह व्यक्ति बूढ़ा नहीं था। उसकी बांह पर लगी पट्टी ने उसकी पहचान, एक स्काई टावर डार्क हॉल शिष्य। स्काई टावर का डार्क हॉल एक विशेष क्षेत्र है। स्कूल के 3 मुख्य बुजुर्ग शासन के लिए जिम्मेदार थे और हॉल के शिष्य स्कूल के सभी मामलों को रिकॉर्ड करने के लिए जिम्मेदार थे, चाहे वह कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, सभी मामलों को दर्ज किया जाता है। इसमें शिष्यों के बीच हुए द्वंद्व का परिणाम भी सम्मिलित था। तो स्कूल के भीतर सभी लड़ाइयों के लिए आपको अपनी जीत साबित करने और योगदान अंक अर्जित करने में सक्षम नहीं होने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि छाया में डार्क हॉल के शिष्य उन्हें आपके लिए रिकॉर्ड करेंगे और आपके मासिक रिकॉर्ड को संक्षेप में प्रस्तुत करेंगे। इस महिला ने इस द्वंद्व के परिणाम को रिकॉर्ड करने के बाद अपनी कमर से एक और छोटी किताब निकाली और 7 मई को काई यांग की 147वीं हार के 14 साल बाद खुल गई। अगर आप इसे हटा भी दें तो ऊपर काई यांग की लड़ाइयों के कई रिकॉर्ड हैं। पहली लड़ाई से लेकर सबसे हाल तक सभी में एक ही शब्द था, हार। लगातार 147 लड़ाइयां, वह उनमें से हर एक को हार गया था। यह बस इतना ही कहा जा सकता है कि स्कूल के इतिहास के बाद से यह एक अनूठा रिकॉर्ड था और विस्मयकारी होने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इस रिकॉर्ड का मालिक जमीन पर पड़ा था, यह नहीं जानता था कि वे मरे हुए हैं या जिंदा हैं। काई यांग ने कभी दूसरों को चुनौती नहीं दी थी, इसलिए ये 147 हार दूसरों को चुनौती देने वाले थे। तो कहने के लिए हर 5 दिन में एक बार चुनौती दिए जाने से यह 2 साल तक चला था। काई यांग को जमीन पर देखते हुए उसने अपनी भौहों पर झुर्रियां डाल दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यांग काई इस स्थिति को कैसे सह सकती है। वह पहले से ही टॉवर का परीक्षण शिष्य बन गया था, यहाँ तक कि उसका अस्तित्व भी खतरे में था, तो वह अभी भी क्यों पड़ा। अगर वह चला गया होता तो उसका जीवन निश्चित रूप से बेहतर होता। यह पतला लड़का, उसमें कैसा समर्पण था। 147 सीधे हार के बाद भी वह निडर बने हुए हैं। शायद यह आदमी की मूर्खता है। काई यांग को नोटिस करना भी एक पल का संयोग था। जब जिया निंगचांग डार्क हॉल की शिष्या बनी तो उन्हें इस क्षेत्र की निगरानी का प्रभारी बनाया गया। यांग काई को हर बार चुनौती दी गई, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, और हर बार उसने उसे पीट कर मारते हुए देखा। जिया निंगचांग टेम्पर्ड शरीर तीसरे चरण के युवाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया। वह वास्तव में उत्सुक थी, उसकी ताकत के साथ स्काई टावर छोड़ने से पहले वह कितनी देर तक सहन कर सकता था। इस प्रकार की प्रतिभा, इस प्रकार की प्रशिक्षण गति, वह वास्तव में यहाँ रहने के योग्य नहीं था। साधारण दुनिया उसकी जगह है। नीचे के लोग बहुत पहले ही बिखर चुके थे, केवल काई यांग अभी भी जमीन पर थी। आना जाना, समय बीतता गया। जिया निंगचांग शाखा से गायब हो गई। जब काई यांग उठी तब तक 3 बज चुके थे। उसके शरीर पर कहीं भी ऐसा नहीं था जिसे चोट न लगी हो। चौंकाते हुए वह खड़ा हुआ और ऊपर देखा, केवल आश्चर्य करने के लिए, क्योंकि जिस स्थान से वह उठा वह किसी वृक्ष की छाया के नीचे था, न कि जहां वह बेहोश हुआ था। यह वास्तव में आश्चर्य की बात थी। क्या कोई साथी शिष्य था जो उसे ले जाने के लिए पर्याप्त दयालु था? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जिससे काई यांग ने अपनी भौहें सिकोड़ ली थीं। वह स्पष्ट रूप से याद कर सकता था कि उसके सामने एक छायादार आकृति आ रही थी, लेकिन स्मृति बहुत अस्पष्ट थी। कठिन सोच ने इसे और अधिक अस्पष्ट बना दिया। लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति और जिस स्थान पर वह बेहोश हुआ था उसके बीच बहुत विशिष्ट ड्रैग के निशान थे, जो स्पष्ट रूप से दिखा रहा था कि उसे घसीटा गया था। एक बार फिर उसने अपनी पीठ को महसूस किया, तुरंत तेज गर्म दर्द फैल गया। काई यांग एक पल के लिए जम गई, उग्र हो गई। अपने हितैषी के प्रति उनके मन में जो सद्भावना थी वह शीघ्र ही गायब हो गई। वह व्यक्ति सीधे उसे घसीटकर अपने ऊपर ले गया, नहीं तो उसकी पीठ ऐसे कैसे लहूलुहान हो सकती थी। हो सकता है कि उसने उसे वहीं जमीन पर छोड़ दिया हो, काई यांग ने मन ही मन सोचा। उदास होने के कारण काई यांग ने महसूस किया कि वह अपने दाहिने हाथ में कुछ पकड़ रहा है। संदेह से नीचे देखने पर वह अपने हाथ में चीनी मिट्टी के बर्तन का एक छोटा बढ़िया काम पाकर हैरान रह गया। यह क्या है? यह निश्चित रूप से उसका नहीं था, क्योंकि काई यांग के पास केवल उसकी पीठ पर कपड़े और उसकी झाड़ू थी। उसके पास यह कैसे हो सकता है? छोटी चीनी मिट्टी की बोतल पर एक लेबल था। यांग काओ ने इसे पढ़ा, रक्त के थक्के बनाने वाली क्रीम, ब्लड क्लॉटिंग क्रीम। काई यांग को इसके बारे में पता था। घावों को भरने में मदद करने के लिए यह स्कूल की क्रीम थी। हालांकि यह सामान्य थी, इसके प्रभाव बहुत अच्छे थे। आमतौर पर शिष्य आपातकालीन उपयोग के लिए एक बोतल अपने साथ रखेंगे। स्काई टावर लॉजिस्टिक्स में क्रीम की यह एक बोतल बहुत महंगी थी। योगदान के 10 अंक बोतल की कीमत थी। काई यांग 1 महीने के लिए स्वीपिंग के लिए कितना योगदान अंक अर्जित कर सकता है? वह केवल 10 अंक अर्जित कर सकता है। दूसरे शब्दों में, इस एक बोतल की कीमत उसके लिए 1 महीने के काम के बराबर थी। कौन था? इस समय इस व्यक्ति के प्रति काई यांग की नाराजगी बहुत कम हो गई थी, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, दर्द फिर से तेज हो गया। वह पहले ही इस मीनार पर 3 साल के लिए आ चुका था। इस समय के भीतर यांग काई को पहले से ही शिष्यों के बीच कोरोना की कमी की आदत हो गई थी, लेकिन आज इस व्यक्ति के लिए अपने पीछे खून के थक्के जमने वाली क्रीम की एक बोतल छोड़ना यांग काई के दिलों को बहुत छू गया। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि सभी शिष्य ठंडे खून वाले लोग थे। शायद क्रीम की यह बोतल उनके लिए ज्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन काई यांग को वर्तमान में इसकी सख्त जरूरत थी। एक कहावत थी, टपकता पानी ही कृपा है, दांत निकल जाने पर भी भूलना मुश्किल है। TLN मतलब एक छोटी सी दयालुता को हमेशा याद रखना चाहिए और वापस लौटना चाहिए। काई यांग दोनों आभारी थे और उन्होंने याद करने की कोशिश की कि वह कौन था। याद रखना कठिन होता जा रहा था। वह केवल सुगंध की पतली धार को ही याद कर सकता था, जो चारों ओर बिखरी हुई थी। क्या यह दवा इतनी सुगंधित थी? काई यांग ने सोचा। शांत होकर और अपने कपड़े सीधे करके उसने ध्यान से बोतल को दूर रख दिया। काई यांग ने फिर से अपनी झाड़ू उठाई और अपना काम शुरू कर दिया। अंदर और बाहर सब बह गया। फिर आधी रात को उसका काम पूरा हुआ। काई यांग ने अपने थके हुए और भूखे शरीर को वापस अपनी कुटिया में खींच लिया। सुबह की लड़ाई के घावों का इलाज अभी बाकी था। यहाँ तक जब काई यांग भूख से मर रहा था तब भी वह केवल सह सकता था। पहले चोटों का इलाज करो, फिर भूख से निपटो। अपने कपड़े उतारकर उसने अपने शरीर को धोने के लिए पानी का एक टब ले लिया। अगर कोई उसकी तरफ होता और काई यांग के शरीर को देखता तो वे सदमे में रो पड़ते। काई यांग की हड्डियां, उसकी पसलियां सभी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं। यह स्पष्ट था कि उसके शरीर पर अधिक मांस नहीं था और पोषण की कमी थी। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान और निशान भी थे। व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई जगह नहीं थी जो जख्मी न हो। हर 5 दिन में उसे चुनौती दी जाती थी, हर बार वह हारता था, हर बार उसे बेहोश कर दिया जाता था। जब पुरानी चोटें अभी फीकी नहीं पड़ी थी तो नए जोड़े गए थे।
किसी अन्य व्यक्ति के पास जाने पर वे इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन काई यांग ने किया। न केवल उन्होंने इसे सहन किया, बल्कि उन्होंने अपनी दैनिक सफाई जारी रखी, उन चोटों को प्रभावित नहीं होने दिया। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय, संपर्क सेवा की शर्तें, साइड मैप। मैं मार्शल पीक, सी चार्ट, द ब्लैक बुक। मैं एक बार जब उनका शरीर साफ हो गया तो काई यांग ने खून के थक्के जमने वाली क्रीम की बोतल उठाई और उसे थोड़ा सूंघा। उसने पाया कि दवा काफी ताज़ा थी और उसमें खुद को खो दिया और फिर उसने इसे साफ करने के लिए हिलाया। काई यांग ने उस बोतल को खोला और सीधे अपनी चोटों पर क्रीम लगाने की कोशिश की, लेकिन रुक गई। वह जल्दी से पानी का एक नया टब लेने गया और फिर उसमें से कुछ दवा को पतला करने के लिए पानी में डाल दिया। ध्यान से हिलाते हुए उन्होंने पतला सूत्र का उपयोग करके अपना उपचार शुरू किया। TLN, आह, एक गरीब व्यक्ति का जीवन। बहुत भरोसेमंद। ब्लड क्लॉटिंग क्रीम का असर काफी हुआ, इसे पतला करने के बाद असर भी कम हुआ। लेकिन काई यांग के पास केवल यह एक बोतल थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसे कम से कम इस्तेमाल करना होगा। पतला टब के इस्तेमाल के बाद काई यांग ने भी अपनी चोटों का इलाज पूरा कर लिया था। हालांकि इसने उन्हें कुछ संदेह भी छोड़ दिया, क्योंकि पेस्ट की महक पहले जैसी नहीं थी और थोड़ी तीखी भी थी। मैं अपने कपड़े वापस रखकर वह गहरे रंग का शकरकंद लेने गया और उसे नीचे गिरा दिया। काई यांग फिर अपने बिस्तर पर लेट गई और जल्द ही सो गई। छोटी छत में छेद कुछ प्रकाश को रिसने देता था, झोपड़ी को रोशन करता था। झोपड़ी अत्यंत विरल थी, कोई मेज या कुर्सियां नहीं थी, केवल एक छोटा सा बिस्तर जिसमें मृग की खाल का कंबल और चौकोर आकार का तकिया है। यह सब काई यांग की संपत्ति थी। हिरण की खाल एक हिरण काई यांग से थी जिसका पहले शिकार किया गया था। हालांकि यह मोटा नहीं था, फिर भी यह गर्म था। जब उसका तकिया स्कूल के बाहर के समय का था जब वह शिकार कर रहा था, वह उठा ले गया। तकिया एक चौकोर, 1 फुट लंबा और 3 अंगुल मोटा था। यह पत्थर जैसा दिखता था, एक जैसा महसूस होता था, लेकिन एक पत्थर का भार वहन नहीं करता था। काई यांग को नहीं पता था कि यह क्या है, लेकिन इसे तकिए के रूप में इस्तेमाल किया और आगे की जांच नहीं की। ब्लैकस्टोन का यह तकिया काई यांग के पास पहले से ही 1 साल पहले से ही था, फिर भी वह नहीं जानता था कि यह क्या है। फिर भी यह एक महान तकिया था। गहरी नींद में काई यांग ने आज की लड़ाई का सपना देखा। बार बार वह जो डिंग जून द्वारा उड़ते हुए मारा गया था, और समय समय पर वह वापस खड़ा होता, दृढ़ता से, और उसकी छाती पर एक रक्त शिखा के साथ जारी रहता। जैसे जैसे सपना जारी रहता है, रक्त शिखा अधिक से अधिक शक्तिशाली होती जाती है। काई यांग का सोता हुआ चेहरा दर्द से जकड़ा हुआ था, लेकिन आप देख सकते थे कि वह दृढ़ था। उसके दिल में बस एक ही लक्ष्य था, सफल होने के लिए। यहाँ तक अगर उसे अपना पैर काटने या अपने शरीर को आग की लपटों में भूनने का आदेश दिया गया, तो भी वह डर से नहीं डरेगा। बेहोश काई यांग ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके नीचे का तकिया उसके मुंह के अनुरूप बादलों की रोशनी को बाहर करने लगा था। यह प्रकाश और अधिक चमकदार होता गया। सपने में काई यांग ने जो डिंग जून के साथ अपनी सुबह की मुठभेड़ जारी रखी, बार बार जमीन पर पटकना। दस्तक देने और वापस उठने के अपने 1000वें समय में उसकी अटूटता से अचानक टूट जाएगा। वह बेरहमी से जो डिंग जून की ओर दौड़ा, जो तुरंत जमीन पर गिर गया। जो डिंग जून का फिगर फिर धुंधला हो गया और उसके अपने फिगर में बदल गया। मैं इस समय काई यांग का दिमाग शांत हो गया, हालांकि यह उसके अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने के कारण नहीं था, बल्कि वह खुद के खिलाफ जीत रहा था। अपने आंतरिक भय और उपजे दिल के खिलाफ जीतना। एक फीकी भावना धीरे धीरे उठी, आकाश के नीचे अब कुछ भी नहीं है जो उसे उनके अधीन कर सके। वास्तव में काई यांग के सिर के नीचे का काला तकिया अचानक एक काली किरण निकला। यह काली किरण काले पत्थर से निकली और यांग काई के सिर में छेद करने से पहले हवा में थोड़ी देर के लिए मडरा गई। देखते ही देखते गायब हो गया। उसी समय एक प्राचीन और उजाड़ स्थान पर एक विचित्र उपस्थिति उतरी। ज्वार की लहरों की तरह बर्फ का गिरना। उसके सामने कोई भी व्यक्ति इतना महत्वहीन था कि वह अजीब उपस्थिति सोचता था। काई यांग ने अचानक अपनी आंखें खोली, उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो गया और डर से फट गया। उस अजीब उपस्थिति से वह जाग गया था। खुद को शांत करते हुए उसने एक मुस्कान के लिए मजबूर किया। जब सपना देख रहा था, वह वास्तव में खुद को इस तरह डरा सकता था, यह हास्यास्पद है। अपना चेहरा रगड़ते हुए उसने समय निर्धारित करने के लिए रात के आकाश में देखा और नाराज हो गया। वह केवल 2 घंटे ही सोया था, बाहर काफी अंधेरा था। जल्दी से वह उठा, मृगों के कंबल को मोड़ा और काले पत्थर के तकिए को फिर से रख दिया। जैसे ही वह उठा, उसने मुंह फेर लिया और तकिए की ओर देखने लगा। यह एहसास, उसकी आंख ने उसे बताया कि यह वही नहीं था। संदेह के तहत काई यांग तकिए की ओर बढ़ी और उसे उठा लिया। वह सही था, उसका वजन बहुत कम हो गया था। अजीब बात है, यह ब्लॉक पत्थर अचानक इतना हल्का कैसे हो सकता है? इस पर और सवाल उठने लगे। यह ऐसा था जैसे एक मोटी किताब हवा में फेंकी जा रही थी। जैसे ही पन्ने उतरे, पन्ने फैल गए। काई यांग हैरान रह गई, पल भर में उसे पकड़ना भूल गई। ब्लैकस्टोन का तकिया जमीन पर गिर गया और किताब की तरह खुल गया। सामने फैल जाने के बाद भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। क्या यह पत्थर नहीं था? यह अचानक एक किताब में कैसे बदल सकता है? ब्लैकस्टोन का तकिया काई यांग के पास 1 साल से अधिक समय से था, वह बहुत स्पष्ट था। क्या उसे पहले कोई काला पत्थर नहीं मिला था और न ही कोई किताब? क्या एक बूढ़े कछुए ने अपना खोल उतार दिया और सांप बन गया? कुछ समय पहले जब वह पुस्तक लेने के लिए नीचे झुके और उन्हें तुरंत इसके साथ जुड़ाव महसूस हुआ। इसे फिर से देखते हुए उसे वास्तव में यह स्वीकार करना पड़ा कि यह वह तकिया था जिसका वह उपयोग कर रहा था। इस मोटी किताब ने उसे अवाक छोड़ दिया, हालांकि उसके पास शब्द नहीं थे। वो खाली था, लेकिन किताबों के पन्ने उसे इसके माध्यम से देखने नहीं दे रहे थे। उसने धीरे से एक पृष्ठ फाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह उसे बिल्कुल भी नहीं फाड़ सका। यह वास्तव में उसे पुनर्विचार करता है। उसके पास पूरे 1 साल के लिए इसका स्वामित्व था और केवल इसके असली रंगों की खोज की। लेकिन इतनी खाली काली किताब, क्या फायदा? उन्होंने पूरी किताब का निरीक्षण किया और फिर भी कुछ भी नहीं। रहस्यमय। काई यांग ने पहले पृष्ठ की ओर रुख किया और कुछ भी नहीं। खाली किताब के पन्ने को घूरते हुए थोड़े से प्रयास के बाद भी उन्होंने पृष्ठ में थोड़ा बदलाव पाया। तब उन्हें पता चला कि पेज में थोड़ा बदलाव आया है। उसके स्वप्न के उजाड़ स्थान पर जो विचित्र उपस्थिति दिखाई दी थी, वह फिर प्रकट हो गई थी। सुनहरे रंग के पात्रों की एक पंक्ति दिखाई देने लगी थी। रक्त का हवाला दिया जाता है, स्वर्ण शरीर उतरता है, चमत्कार नहीं बल्कि स्वर्ण अमर। यह आत्मा में गहराई से प्रवेश कर गया, जिसके कारण काई यांग ने पुस्तक को बंद कर दिया, जिससे उसके अंग अनियंत्रित रूप से हिल गए।
उसने गहरी सांस लेते हुए अपने दिल को थोड़ा शांत किया। इस काली किताब ने कौन से राज छुपाए, वह बिल्कुल नहीं जानता था, लेकिन वह जानता था कि ब्लैकविंड माउंटेन से प्राप्त इस वस्तु में महान इतिहास है। लंबे समय तक मौन रहने के बाद उन्होंने एक बार फिर काली किताब खोली। इस बार उन्होंने पृष्ठ पर पहली पंक्ति पढ़ी। पता चला यह कोई सपना नहीं था। धीरे धीरे अन्य रेखाएं धीरे धीरे दिखाई देने लगीं। गर्व सुनहरा शरीर बाढ़ पर राज करता है, अदम्य आत्मा क्या यह उतरेगा। 8 पंक्तियों और 32 शब्दों ने एक पूरे पृष्ठ पर कब्जा कर लिया। एक हावी स्वर्गीय और सांसारिक भावना देना, जैसे कि वे शब्द दबंग भावना से ओतप्रोत थे। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय संपर्क सेवा की शर्तें साइड मैप। मैं मार्शल पीक C5 प्राउड गोल्डन स्टैच्यू। मैं इन 32 शब्दों के अर्थ समझने में बहुत आसान थे। स्वाभाविक रूप से कायांग समझ गए। लेकिन काली किताब का इतिहास अस्पष्ट था, इसलिए वह थोड़ा डरा हुआ था। क्या होगा अगर यह किसी तरह का जाल था? यह सोचकर वह अपने आप पर हंसा, क्योंकि वर्तमान में वह स्काई टावर्स का केवल एक परीक्षण शिष्य था। उसकी देखभाल के प्रयास में कौन जाएगा? केवल अंतिम 2 पंक्तियों और उनके अर्थ को देखने से काला पत्थर का तकिया काली किताब में बदलने का कारण शायद आज रात उनके सपने की वजह से था। 1 साल से अधिक समय तक तकिया नहीं बदला, फिर अचानक उस सपने के बाद वह एक किताब में बदल गया। उन्हें जुड़ा होना चाहिए। क्या उनके अपने बदलाव के कारण ही ब्लैकस्टोन तकिए को भी बदला है? चूंकि यह मैं ही था जिसने पुस्तक के जन्म का नेतृत्व किया, तो यह काली किताब मेरे लिए पैदा हुई थी। इस प्रकार मैं इस काली किताब का स्वामी हूँ। यह सोचकर कायांग ने और संकोच नहीं किया। पुस्तक पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि नेतृत्व करने के लिए उसे खून टपकना चाहिए। यह सोचकर उसने मुश्किल से अपनी उंगली पर काटा और खून की एक बूंद पन्ने पर टपका दी। ड्रिप ड्रिप रक्त पृष्ठ पर चला गया, लेकिन कोई स्पष्ट परिवर्तन नहीं हुआ। काफी समय बीत जाने के बाद पृष्ठ से काली रोशनी उभरने लगी। उसका शरीर तुरंत अस्वस्थ महसूस कर रहा था, क्योंकि पहले से लगी चोटों में आज दर्द होने लगा था। उनके सिर में भी दर्द होने लगा था। अपने दांतों को काटते हुए वह सहता रहा। उसका खून बहता रहा और किताब पर रोशनी तेज और तेज होती जा रही थी। बड़ी मात्रा में समय और प्रयास के बाद कायांग लगभग बेहोश हो गई। लेकिन किताब में काफी बदलाव आया था और काली बत्ती हिलने लगी थी और सिकुड़ने लगी थी। और पन्ने के बीच से एक छोटा सा भंवर दिखाई दिया। उसके बाद भंवर के भीतर से एक सुनहरा भंवर देखा जा सकता था। कायांग ने अपने सामने परिवर्तन को ध्यान से देखते हुए एक स्पष्ट दिमाग बनाए रखने के लिए बहुत प्रयास किया। काले भंवर के भीतर धीरे धीरे एक छोटी, गोल, चमकदार काली वस्तु निकली। वह चौंक गया, क्योंकि किताब में वास्तव में कुछ था। भले ही वह अपना खून टपक रहा था, उसे कुछ उम्मीदें थी, उसने नहीं सोचा था कि यह वास्तव में सच है। लेकिन अभी उसके ठीक सामने पहले के 30 शब्द झूठे नहीं थे। लहू का हवाला दिया जाता है, स्वर्ण शरीर उतरता है। तो यह किस तरह का सुनहरा शरीर है? प्रत्याशा ने अपना पीला चेहरा ढक लिया। थोड़ी देर बाद जब उसके सामने चमकदार गोल चीज पूरी तरह से दिखाई देने लगी, तो वह मुंह से लार निकलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उनकी कल्पना कितनी भी समृद्ध हो, उन्होंने यह नहीं सोचा होगा कि ऐसा सुनहरा शरीर होगा। यह बात करीब 30 सेंटीमीटर ऊंचे सुनहरे कंकाल की थी, और सबसे पहले जो चीज सामने आई वह थी इस कंकाल की खोपड़ी। सुनहरी खोपड़ी किताब के पन्ने के ऊपर तैर रही थी, टांगों को पार करके बैठी थी जैसे वह मध्यस्थता कर रही हो। हर हड्डी का यांग की छोटी सी झोपड़ी को रोशन करती है। पृष्ठ पर काला भंवर धीरे धीरे कम होने लगा और सब कुछ अपनी शांत अवस्था में वापस आ गया। कायांग ने इस अजीब सुनहरी खोपड़ी को देखा था। कुछ समय के लिए यह नहीं पता था कि कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। पृष्ठ पर केवल स्वर्ण शरीर को बाहर निकालने का तरीका बताया, लेकिन यह नहीं बताया कि बाहर आने के बाद क्या करना है। उसे देखकर लगा कि कुछ ठीक नहीं है। उसके सामने सोने के कंकाल की कोई आंख नहीं थी, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह अपने जैसा लग रहा हो। जाहिर तौर पर इसका कोई मुंह नहीं था, लेकिन स्पष्ट रूप से इसकी कमजोरी का मजाक उड़ा रहा था। यह सोचकर कायांग क्रोधित हो गई और उसे लेने चली गई। यह छोटा तुच्छ कंकाल अभिमानी होने का साहस करता है। उसने यह नहीं सोचा था कि जब वह इसके लिए पहुंचने के लिए गया, तो सोने का कंकाल उसकी ओर उड़ गया, अपने हाथ के पिछले हिस्से में उड़ते हुए, और खुद को अपने सीने से लगा लिया। ये थोड़ा डरपोक था। एक कंकाल के साथ उसकी छाती पर प्रहार करने के साथ वह चिल्लाया और फिर कंकाल ने एक फ्लोरोसेंट रोशनी का उत्सर्जन करना शुरू कर दिया और कायांग के अंगों के छिद्रों में गहराई से प्रवेश किया। अचानक उसके पूरे शरीर में दर्द फैल गया, लेकिन दर्द कोई साधारण दर्द नहीं था, बल्कि हड्डी की गहराई से दर्द था। उसने दर्द से सांस ली, जमीन पर गिर गया, उसका शरीर चिंगाट की तरह झुक गया, ऐंठन की लहरों के साथ। उसके पूरे शरीर की हड्डियां उसी क्षण टूट गईं, और वह एक उंगली भी नहीं उठा सकता था, क्योंकि उसके पास ताकत नहीं थी। यह कोई भ्रम नहीं था। यदि आप उसके शरीर में देख सकते हैं, तो आप उसकी हड्डियों को कुचलते हुए देख सकते हैं, और प्रत्येक कुचली हुई हड्डी के बगल में सोने की एक परत लिपटी हुई थी। लगातार टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत, लेकिन क्षति की गति से बहुत धीमी। मरम्मत का काम पूरा होने के बाद इसे फिर से कुचल दिया गया। मानव हड्डियां अस्थि मज्जा और अस्थि मज्जा तंत्रिका के चारों ओर लपेटती हैं। इन्हें कोई छोटा सा स्पर्श बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। उस समय उसकी पीड़ा की केवल कल्पना ही की जा सकती है। उनके शरीर की एक भी हड्डी नहीं टूटी। दूसरों के लिए भी, भले ही उनकी ताकत उससे हजारों गुना अधिक हो, वे शायद अब बेहोश हो गए होंगे। लेकिन कायांग के साथ वह भी केवल 1000 गुना दर्द महसूस कर सकता था। झोपड़ी से दूर खद रोना आया। कुछ ही दूर पर एक साथी शिष्य टहलने के लिए निकला था, रोने से डर गया और जल्दी से भाग गया। कहीं फार्म उसे एक संदेश मिला जो इस सुनहरे शरीर से आया था। कायांग की चेतना को नष्ट करो और उसके शरीर को जब्त करो। क्या कायांग सहमत थे? भले ही वह हिलने डुलने में असमर्थ था, लेकिन जागरूकता बनाए रखने के लिए संघर्ष भी कर रहा था। वह कभी भी सुनहरे शरीर को मैकपाई के घोंसले पर कब्जा नहीं करने देगा। सुनहरे शरीर ने डर महसूस किया, इसलिए बार बार यांगकाई की हड्डियों को कुचल दिया, उसकी नसों पर अत्याचार किया, जिससे वह उस पर बेहोश हो गया। एक है गौरवमयी स्वर्ण प्रतिमा, दूसरी है अदम्य भावना वाली। जो हारता है उसकी जीत होती है, कोई परिणाम नहीं देख सकता। कायांग जानता था कि अभी यह वास्तव में महत्वपूर्ण था, अपने साथी शिष्यों के साथ पिछली चुनौतियों के विपरीत। अगर यह उनका अतीत होता तो वे हार मान लेते, लेकिन अब नहीं करेंगे, भले ही यह नर्क जैसा दुख दे। उनकी चेतना, स्वर्ण शरीर की विनाशकारी शक्ति, दोनों ने एक कठिन रस्साकशी शुरू की। और युद्ध का मैदान कायांग का शरीर है। आप खींचते हैं, मैं खींचता हूं, प्रत्येक एक इंच भी नहीं जाने देता।
मैं समय के साथ काई यांग को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि असहनीय दर्द धीरे धीरे कम हो रहा था। उसकी आत्माओं को उठाने में मदद करें और उसे ऊर्जा से भर दें। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काई यांग और सुनहरे शरीर के बार बार टकराने के बाद उनकी हड्डियों के कई कुचलने ने उन्हें मजबूत कर दिया था। उसकी हड्डियां मजबूत और मजबूत होने के साथ और सुनहरे शरीर की शक्तियां कमजोर और कमजोर होती गईं। इस प्रकार दर्द स्वाभाविक रूप से कम हो गया। संघर्ष जल्द ही समाप्त हो जाएगा। उसके पक्ष में तराजू ढोने के साथ असहनीय दर्द धीरे धीरे सहने योग्य हो गया। हल्की गुदगुदी में बदल जाना, फिर ठंडे पानी के छींटों जैसा बनना। यह एहसास क्रीम लगाने जैसा था, जिससे उसके लाखों रोम छिद्र खुल गए और शिथिल हो गए। सुनहरे शरीर के हताश संघर्ष से वाकिफ काई यांग को गुस्सा आ गया। उसने जोर जोर से कोसते हुए अपने भीतर की उस उपस्थिति को कुचल दिया। उसके शरीर के अंदर वह आखिरकार शांत हो गया था। एक आह सुनी जा सकती थी, आराम से भरी आह और बड़ी राहत की निशानी। यदि आपको कोई त्रुटि मिलती है, टूटी हुई कड़ियां, गैरमानक सामग्री आदि, तो कृपया हमें रिपोर्ट अध्याय बताएं ताकि हम इसे जल्द से जल्द ठीक कर सकें। मैं रिपोर्ट अध्याय संपर्क सेवा की शर्तें साइड मैप। मैं